बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय रिस्पेक्टेड एंड डियर स्टूडेंट्स। आजकल हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो स्नेक बाइट है। स्नेक बाइट में मैंने आपको सबसे पहले स्नेक की इकसाम के बारे में बता दिया, उनके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के बारे में बता दिया, उनकी फ़िज़िकल करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बता दिया कि व्हाट आर द फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉइजनस स्नेक एंड अ नॉन पॉइजनस स्नेक। ठीक है जी। और उसके बाद बाइट कैसे करता है स्नेक, उसके बाद फिर जब बाइट हो जाता है उसके बाद उसकी क्लिनिकल मैनेजमेंट क्या है, एट दी साइट आपने क्या करना होता है, और फिर आपने पेशेंट को किस तरह प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है, और हॉस्पिटल पहुंच के उसकी मैनेजमेंट आपने क्या करनी है, व्हाट शुड वी डू एंड व्हाट शुड वी डोंट, ये हमने डिस्कस किए थे। तो उसके बाद हमने इसकी मेडिको लीगल इम्पॉर्टेंस पढ़ी थी कि आया ये होमिसाइडल, सुइसाइडल या एक्सीडेंटल में कौन सा मोर प्रेवलेंट होता है और कौन से एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। ठीक है जी। तो एक क्वेश्चंस जो वाइवा में या रिटन में बहुत ही ऑफनली आपसे पूछा जाता है वो है कि व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ स्नेक वेनम। कंपोजिशन क्या है? तो ये बुक का ही एक पेज है जिसको मैंने पिक्चराइज करके आपके सामने रखा है। ये पेज रखने का मकसद ये है कि आपने इन चीज़ों को बिल्कुल फिंगर टिप्स पे अपनी याद करना है। तो व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ अ स्नेक वेनम, ये लास्ट टाइम जो सप्लीमेंट्री का पेपर था उसमें ये स्नेक का ये क्वेश्चन आया हुआ था आपको। तो स्नेक वेनम इज़ द टॉक्सिक सलाइवा है सिक्रीटेड बाय मॉडिफाइड पैरोटिड सलिवरी ग्लैंड्स ऑफ द स्नेक। द फीचर्स ऑफ स्नेक वेनम आर एज फॉलोज। नंबर 1, फिजिकल अपीयरेंस में क्लियर, एम्बर कलर्ड व्हेन फ्रेश। ठीक है, या क्लियर होगा या एम्बर कलर्ड होगा। और केमिकल कंपोजिशन में क्या है, इसमें दो चीज़ें प्रेवलेंट होती हैं स्नेक वेनम में। नंबर 1 पोर्शन इज़ ऑफ टॉक्सिन्स एंड नंबर 2 पोर्शन इज़ ऑफ एंजाइम्स। ये याद रखना है, केमिकल कंपोजिशन में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, नंबर 1 टॉक्सिन्स एंड नंबर 2 एंजाइम्स। टॉक्सिन्स क्या है? लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये टॉक्सिन्स हैं। और एंजाइम्स में प्रोटीनेजेस, हाइड्रोलेजेस, ट्रांसएमिनेजेस, हायालुरोनिडेजेस, कोलिनेस्ट्रेजेस, फॉस्फोलाइपेजेस, एटीपीएजेस, राइबोन्यूक्लिएजेस एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएजेस। ये ऑलमोस्ट स्नेक वेनम की ये कंपोजिशन होती है। नंबर 1 पोर्शन इज टॉक्सिन्स एंड नंबर 2 पोर्शन आर द एंजाइम्स। ठीक है। द मोस्ट लीथल फैक्ट शो एंजाइम्स, एंजाइम्स शो लीथल फैक्ट्स। टाइप्स ऑफ वेनम में बी न्यूरोटॉक्सिक, जैसे कि मैंने पढ़ाया था कोबरा और क्रेट के सिलसिले में, जिनमें न्यूरोटॉक्सिक यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उनमें कोलिनेस्ट्रेजेस एंजाइम्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट होते हैं और वो एक्शन ज़्यादा करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा फिजियोलॉजी में भी कि न्यूरो मस्कुलर जंक्शन होता है, नर्व और मसल, और उनके दरमियान में एक स्पेस होती है जिसको हम सिनैप्स कहते हैं। ठीक हो गया। अब क्या होता है कि नर्व इम्पल्स आती है और नर्व टर्मिनल से एसिटाइलकोलिन रिलीज होती है जो कि आगे मसल की बिगनिंग के ऊपर अमल करती है और मसल को एक्साइट करती है। दिस इज़ अ न्यूरो मस्कुलर ट्रांसमिशन वाया एसिटाइलकोलिन। लेकिन अगर इसी सिनैप्स में इन बिटवीन नर्व एंडिंग और मसल बिगनिंग के दरमियान कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम होगा तो नर्व एक्साइटेशन से जो एंड प्लेट से एसिटाइलकोलिन रिलीज होगी, कोलिनेस्ट्रेज उसे उसी वक्त डिग्रेड कर देगा, जिस वजह से क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल आगे मसल में ट्रांसमिट नहीं होगा नर्व से, जिससे क्या होगा, मसल पैरालिसिस शुरू हो जाएगा। ठीक है। व्हेन देयर विल बी नो अवेलेबिलिटी ऑफ एसिटाइलकोलिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम विच डिग्रेड्स द एसिटाइलकोलिन एट वंस। ठीक है। तो फिर क्या होगा, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन विल बी ब्लॉक्ड
एंड देयर विल बी मस्कुलर पैरालिसिस। तो न्यूरोटॉक्सिक स्नेक्स में कोलिनेस्टेज एंजाइम की अबंडेंस होती है और वो एसिटाइल कोलिन को एज न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट नहीं करने देता, बल्कि उसे एक्शन से पहले ही डिग्रेड कर देता है और पर्सन गोज इनटू पैरालिसिस, मस्कुलर पैरालिसिस, न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस में चला जाता है। ठीक है जी। और जब रेस्पिरेटरी मसल का पैरालिसिस होता है तो देयर विल बी डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन एंड पर्सन बिकम साइनोज्ड एंड अल्टीमेटली डेथ उसकी अकर हो जाती है। इसी तरह हीमोटॉक्सिक जो वाइपर्स हैं वो वैस्कुलोटॉक्सिक हैं या हीमोटॉक्सिक हैं, इनमें दूसरे एंजाइम्स जो हैं ना उनकी अबंडेंस होती है। ठीक है ना, जैसे वो एंजाइम्स जो कि ब्लड डिस्क्रेजियाज काज करते हैं। ठीक है ना, फौरी तौर पे ब्लड को क्लॉट कर देते हैं, ब्लड को क्लॉट करते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स यूटिलाइज हो जाते हैं सारी बॉडी से। ठीक है, और पर्सन विल गो इनटू डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन, जगह जगह से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ठीक है ना, तो इंटेंस लोकल रिएक्शन भी होता है क्योंकि लोकल टिश्यू डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स प्रोटीनेजेस इनमें बहुत ज़्यादा होते हैं, वो मसल प्रोटीन को भी डिग्रेड करते हैं। ठीक है, लोकल टिश्यू ब्रेकडाउन भी करते हैं, नेक्रोसिस भी करते हैं, एडीमा भी करते हैं। एडीमा करेंगे तो आपको मैंने बताया था कि वैस्कुलर कंप्रोमाइज़ होगा एडीमा की वजह से। ठीक है, जिस वजह से नेक्रोसिस और उस एरिया में डेथ होना शुरू हो जाती है, लोकल टिश्यू डेथ होना शुरू हो जाती है। जबकि मायोटॉक्सिक सी स्नेक्स जो मैंने बताया था, उनके स्नेक्स में जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्ट करते हैं जाके हमारे मसल के ऊपर, वो मसल प्रोटीन्स को डिग्रेड करते हैं। मसल्स के अंदर मायोग्लोबिन होती है ना, वो डिप्लीट होती है, मसल्स डिप्लीट होते हैं तो मायोग्लोबिन रिलीज होती है और वो मायोग्लोबिन हमारे ब्लड में शामिल होती है, विच फर्स्टली कॉज मायोग्लोबिनीमिया। ठीक है, अब यही ब्लड जो कि मायोग्लोबिन से भरपूर ब्लड होता है, ये जब हमारे किडनी में से पास करता है तो यूरिन में आना शुरू हो जाती है मायोग्लोबिन। इस अमल को हम कहते हैं मायोग्लोबिन यूरिया। अब ये जो मायोग्लोबिन है ना, इट इज़ हाईली लीथल फॉर द किडनीज, इट काजेज एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस विच अल्टीमेटली लीड्स टू द रीनल फेलियर। ठीक है जी, और पर्सन रीनल फेलियर की वजह से मरता है। न्यूरोटॉक्सिक में पर्सन बहुत जल्दी मर जाता है। ठीक है, विदिन मिनट्स मर जाता है। ठीक है, जबकि हीमोटॉक्सिक में पर्सन टेक्स सम टाइम, ठीक है, मोर देन द न्यूरोटॉक्सिक्स। ठीक है, जबकि मायोटॉक्सिक में 2 to 3 या 4 to 5 डेज लगते हैं पेशेंट के डेथ में। ठीक है, उसके बाद फैटल डोज एंड अमाउंट ऑफ वेनम इंजेक्टेड इज मेंशन इन टेबल 38.3। ये टेबल जो है कि कितनी डोज लीथल होती है किसी पर्सन के लिए और कितनी अमाउंट पर बाइट ये स्नेक इंजेक्ट करते हैं। देखिए कितना ग्रॉस डिफरेंस है। कोबरा जो है उसकी फैटल डोज है 12 मिलीग्राम ऑफ ड्राइड वेनम, ओनली 12 मिलीग्राम, जबकि एक बाइट में ये कितनी डोज इंजेक्ट करता है 200 to 350 मिलीग्राम। बहुत ज़्यादा डोज अपनी यानी कि फैटल डोज से बहुत ही ज़्यादा डोज ये एक ही बाइट में इंजेक्ट कर देता है। इसी तरह क्रेट्स जो हैं वो 6 मिलीग्राम ऑफ ड्राइड वेनम इनका फैटल डोज है, जबकि एक बाइट में ये 22 मिलीग्राम जो है वे वेनम इंजेक्ट करते हैं। रसल वाइपर की 15 मिलीग्राम ऑफ ड्राइड वेनम फैटल डोज है, जबकि ये एक बाइट में 150 to 200 मिलीग्राम वेनम इंजेक्ट करते हैं। सास्केड वाइपर्स 8 मिलीग्राम ऑफ ड्राइड वेनम और इसकी जो है अमाउंट पर बाइट इंजेक्टेड पर बाइट जो है वो 25 मिलीग्राम है। तो टूडेज दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग SCQ एंड MCQ एंड एज वेल एज फॉर ओरल वाइवा। तो स्नेक वेनम की कंपोजिशन जो है उसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, नंबर 1 टॉक्सिन्स एंड नंबर 2 आर द एंजाइम्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेनम कौन सी होती हैं? न्यूरोटॉक्सिक भी हो सकती हैं, वेस्कुलोटॉक्सिक या हीमोटॉक्सिक होती हैं या मायोटॉक्सिक होती हैं। फिर इनकी फैटल डोजेस ये आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है। अभी मैं इसी लेक्चर के साथ अटैच करके इसकी जो है ना थोड़ा सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फ्लो शीट में आपको भेजता हूँ, वो भी देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।